हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी से पाठ है 11 गद्य खंड से है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक हैं मलयज। अजीब नाम आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोट शेयर कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें, वीडियो को अभी ही लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि बाद में डायरेक्ट बात होगी पढ़ाई की। ठीक है, लाइक कर दिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पाठ है 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक हैं मलयज। ये सभी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं, उसके बाद अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है, मलयज का जन्म कब हुआ था। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1935 ईस्वी में, ठीक है। आगे का प्रश्न है यहाँ पे, मलयज का निधन कब हुआ था। उत्तर में लिखेंगे 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। और ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। आगे के प्रश्न में है, मलयज का जन्म स्थान कहाँ है। उत्तर में हो जाएगा महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है, मलयज का मूल नाम क्या है। ध्यान देंगे, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं कि मलयज का मूल नाम क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव। ये बात आपको याद रखनी है। आगे के प्रश्न है, मलयज के माता पिता का क्या नाम है। ध्यान देंगे, माता का नाम है प्रभावती, क्या, तो प्रभावती, एवं पिता का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है। आगे के प्रश्न है यहाँ पे, मलयज की शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई। उत्तर में लिखेंगे एमए अंग्रेजी से किए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से हुई, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है, मलयज के जीवन में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग विशेष रूप से छात्र जीवन में 6 रोग। ध्यान देंगे, 6 रोग जिसे टीबी भी कहते हैं से ग्रसित, ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। सोचिए, शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे, ठीक है। आगे का प्रश्न है यहाँ पे, मलयज के स्वभाव के विषय में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वे अंतर्मुखी, प्रायः अवसादग्रस्त, किंतु कठिन जिजीविषा धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय और मितभाषी थे। यानी कि उनके बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। आगे के प्रश्न में है, मलयज का विशिष्ट संपर्क किन किन लोगों से था। तो ध्यान देंगे, उत्तर में लिखेंगे मलयज का संपर्क शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव, नारायण शाही, परिमल संस्था इलाहाबाद से था, ठीक है। आगे के प्रश्न है यहाँ पे, मलयज का वृत्ति यानी कि पेशा क्या था। उत्तर में लिखेंगे वे कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाध्यापन, ठीक है, सॉरी प्राध्यापन, 1964 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी किए, ठीक है। और आगे है, मलयज की विशेष अभिरुचि किन चीज़ों में थी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, उत्तर में लिखेंगे ड्राइंग और स्केचिंग, संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि। तो अगर आपको इस समय से कुछ अच्छा रुचि होगा, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, मलयज द्वारा किया गया संपादन कौन कौन सा है। उत्तर में लिखेंगे लहर कविता का विशेषांक, 1960 में, शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन। आगे है यहाँ पे प्रश्न, मलयज की कौन कौन सी कृतियाँ हैं, लिखें। तो ध्यान देंगे, कविता की बात करें कृतियों में, तो जख्म पर धूल जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, 1980। देखिए यहाँ पे कुछ आपको लिखा के बच जाता है ना, तो आपको कुछ इस तरह से दे के फिर उसके आगे का वर्ड आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे के यहाँ पे है,
आलोचना की बात करें तो कविता से साक्षात्कार जो कि 1979, संवाद और एकालाप 1984, रामचंद्र शुक्ल 1987। ठीक है, आगे के यहाँ पे पॉइंट है सृजनात्मक गद्य, हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982, डायरी 3 खंड, संपादक डॉक्टर नावर सिंह थे। देखिए यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं नोट करके। मल्यज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मल्यज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। डायरी की शुरुआत, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। तो उनकी आयु कितना वर्ष थी जब वो डायरी लिखना प्रारंभ किए थे? तो 16 वर्ष। और शुरुआत की थी 15 जनवरी 1951 को। ये बात आपको याद रखनी है। डायरी लिखने का यह एक सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली, और यह 9 अप्रैल 1982 तक लिखे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए 47 साल तक के जीवन में 32 साल तक मल्यज ने डायरी लिखी है। ठीक है, यानी कि 47 साल तक, ठीक है, 47 साल उनका टाइम पीरियड रहा है, उसमें वो 32 साल तक डायरी लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाठ है 11, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक है मल्यज। रिपीट कर देते हैं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। ठीक है, रटना नहीं पड़े। अभ्यास प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पाठ के साथ पहला है यहाँ पे डायरी क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है, जिसे वह बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से जहाँ हमें लेखक के समय की उथल पुथल का पता चलता है, तो वहीं उसकी निजी जीवन की कठिनाइयों का भी पता चलता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? देखिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग एक साइड कॉपी में लिख लीजिएगा वीवीआई करके। ठीक है, नहीं तो नोट्स बनाइएगा, उसी में वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा डायरी जीवन का दर्पण है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से, अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है। ठीक है, बात करें आगे कि दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है भी तो उन शब्दों के लायक के भाव ही न होते हैं। डायरी में मुक्ताकाश भी होता है, तो सूक्ष्मता भी, शब्दार्थ और भावार्थ की आंशिक मेल के कारण डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? देखिए, हमें तो 10 मई 1978 ईस्वी की डायरी प्रभावी लगी, और आपको अगर कोई दूसरी लगती है तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो, वरना जो हम लिखे हैं वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 10 मई 1978 ईस्वी की डायरी अतुलनीय है। यह डायरी मुझे बड़ी प्रभावी नज़र आती है। इस डायरी में लेखक ने अपने यथार्थ के बारे में लिखा है। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों से अपने को रूबरू बखूबी करवाया है। उन्होंने इस डायरी में स्पष्टतः यह दिखलाया है कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है, और इसका रचयिता भी वह स्वयं ही है। ठीक है, बात करें हम लोग आगे की, तो इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि एक रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से बिल्कुल भिन्न है। हालांकि दोनों में एक तारतम्य भी है। इसमें उन्होंने संसार को यथार्थ के लेन देन का एक नाम दिया है। बात करें हम लोग आगे की, तो वे संसार से जुड़ाव को रचनात्मक कर्म कहते हैं, जिसके न होने पर मानवीयता ही अधूरी है। इस डायरी की एक मूल बात जो बड़ी गहराइयों को छूती है, वह है रचे हुए यथार्थों का स्वतंत्र हो जाना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आते हैं। डायरी के इन अंशों में मल्यज की गहरी संवेदना घुली हुई है।
इसे प्रमाणित करें। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, मलयज एक बेहद ही संवेदनशील लेखक हैं। उनकी हर रचना, चाहे कविता हो, आलोचना हो या फिर डायरी, ध्यान देंगे मलयज क्या क्या लिखे, तो कविता, आलोचना, डायरी उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। आगे है, डायरी के इन अंशों में मलयज अपनी संवेदनशीलता का बखूबी परिचय देते हैं। इन डायरी के अंशों में उनकी संवेदनशीलता जगह जगह जाहिर हुई है। ठीक है, खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार में देखना हो या फिर अकेलापन, नेगी परिवार की मेहमानबाजी की बात हो या फिर स्कूल के दो अध्यापकों से परिचय, अपने द्वारा रचे गए यथार्थ हो या फिर भोगे गए दिन, डायरी में लिखने के लिए चयनित शब्द हो या फिर सुरक्षा की भावना उनकी संवेदनशीलता का परिचय देती है। सेब बेचने वाली लड़की की आतुरता और उसकी ललक मलयज की संवेदनशील निगाहें ही देख पाती है। आम जीवन में होने वाले डर और दुनिया में जिजीविसा मलयज की गहरी संवेदना की छाप छोड़ती है। यहाँ पे आम कहने का मतलब आप लोग मैंगो मत समझ लीजिएगा, ठीक है। आम मतलब साधारण जीवन, नॉर्मल जीवन। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 आता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्या करे से प्रश्न 4 नंबर के पूछ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 5 में, व्याख्या करे। क है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, देखिए कुछ इस तरह से इसे लिखा जाता है। मलयज लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में समर्थ लेखक मलयज के 10 मई 1978 की डायरी की है। जीव मात्र को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। ये तो बात सही है, अगर जीना है तो संघर्ष जिंदगी में ज़रूरी है। वह इन संघर्षों को जीता है। यदि संघर्ष न रहे तो जीवन का कोई मोल ही न हो। मनुष्य इन यथार्थों के सहारे जीवन जीता है। वह इन यथार्थ का भोग भी करता है और भोग करने के दौरान इनकी सर्जना भी कर देता है। संघर्ष संघर्ष को जन्म देती है, ये बात आपको याद रखनी है। कहा गया है, गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु। इस प्रकार आदमी यथार्थ को जीता है। भोगा हुआ यथार्थ, दिया हुआ यथार्थ है। हर एक अपने यथार्थ की सर्जना करता है और उसका एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए यथार्थ की रचना सामाजिक सत्य की सृष्टि के लिए एक नैतिक कर्म है, ठीक है। वहीं पे ख आता है, व्याख्या करें में, इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो इसको आपको व्याख्या करना है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग प्रस्तुत पंक्ति मलयज, ध्यान देंगे जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान है। लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक, यहाँ पे ध्यान देंगे ये हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो डायरी है से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के समर्थ लेखक मलयज के अनुसार मानव का संसार से जुड़ा होना निहायत जरूरी है, ठीक है। मानव संसार के अमानों का उपभोग करता है और उसकी सर्जना भी करता है। मानव अपने संसार का निर्माता स्वयं है। वह ही अपने संसार को जीता है और भोगता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे, संसार में संगति ना होने पर कोई कर्म ही ना करे। कर्म करना जीव मात्र के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके होने की शर्त संसार को भोगने की प्रवृत्ति ही है। भोगने की इच्छा कर्म का प्रधान कारक है। इस तरह संसार से संपृक्ति होने पर जीव मात्र रचनात्मक कर्म की ओर उत्सुक होता है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, क्योंकि इसके बिना उसका अस्तित्व ही संशयपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 आता है, धरती का छंद से क्या आशय है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग साइड में किधर भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम आए तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लेखक मलयज कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ के मध्य की दूरी अनिर्धारित हो जाती है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में, ठीक है। बात करें हम लोग आगे की, तो बदलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए शब्द और अर्थ का
जब साथ नहीं होता तो वह आकाश होता है जिसमें रचनाएं बिजली के फूल की तरह खिल उठती है, किंतु जब इनका साथ होता है तो वह धरती का छन्न होता है और उसमें रचनाएं जड़ पा लेती है, प्रस्फुटन का आदि प्रोत पा जाती है। अतः यह कहना उचित है कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 आता है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। उत्तर हो जाएगा, भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। आगे है यहाँ पे, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। रचने और भोगने का रिश्ता यहाँ पे आधा सा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग आधा सा लिखिएगा। रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है, एक के होने से ही दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में हैं और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाने दोनों एक दूसरे को बनाते तथा मिटाते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 8 आता है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, लेखक मलयज, जिनका पूरा नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव, शुरू में आपको बताए थे। डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता है। लेखक इस बात से सहमत नहीं कि हम यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य का इतिश्री समझें। इतिश्री का मतलब मुहावरे का अर्थ आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में। यह तो वास्तविकता से मुंह मोड़ना हुआ, यह पलायन है, कायरता है। हम यह नहीं कह सकते कि हम अपनी गलतियों, अपनी पराजय को डायरी लिखकर छिपा सकते हैं। यह एक छद्म अवतरण यह एक छद्म आवरण की भांति होगा जिसे रोशनी की एक लकीर भी तोड़ सकता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, लेखक के अनुसार सुरक्षा इन चुनौतियों को जीने में है। जीवन के खट्टे स्वादों से बचने के लिए हम अपनी जीभ काट लें, यह कहाँ की चतुरता है। इससे तो हम मोटे स्वाद से भी वंचित हो जाएंगे। सुरक्षा कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करने में है, अपने को बचाने में नहीं। लेखक डायरी को मुसीबतों से बिना लड़े पलायन किए जाने के रूप में देखता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, डायरी के इन अंशों से लेखक के जिस मूड का अनुभव आपको होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। देखिए, अगर आपको अपने शब्दों में लिखना आता है तो लिखिए, वरना देखिए हम लिखे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, उधर हो जाएगा, प्रस्तुत डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी में लेखक के कई मूड हमें परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। लेखक ने स्वयं डायरी लिखने के पूर्व कहा है, डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल है, एक तटस्थ घोंसला नहीं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। आगे है यहाँ पे, मलेच प्रकृति के प्रति अपनी भावना यानी कि मूड डायरी के प्रथम अंश में ही प्रस्तुत करता है। जैसे पेड़ों की हरियाली के बीच अधसूखे पेड़ों का कटना, बाहर निकलने पर सफ़ेद रंग के कुहासे का सामना करना, ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और खुद ठंडा हो। मलेच कभी कभी चित्रकार के मूड में दिखाई देते हैं। कैसे भाई, तो देखिए, खेत और फसल की चर्चा करते हुए उन्होंने मानव जीवन के कई पहलुओं, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा का अकेलापन किया है। जिस प्रकार फसल उगते बढ़ते हैं, फलते और पकते तथा बाद में उनकी कटाई की जाती है, यही स्थिति मनुष्य की भी है। ठीक है, आगे की बात करें हम लोग, तो लेखक यहाँ कवि हृदय के मूड में दिखाई देते हैं। लेखक का मूड जीवन की यथार्थ अनुभूति का भी अनुभव करने से नहीं चूकता। ठीक है, उनका कहना है, रचा हुआ यथार्थ से अलग है। शीघ्र ही उनका मूड बदलता है और वे लिखते हैं कि संसार में जुड़ाव एक रचनात्मक कर्म है। रचना और भोग को वे एक दूसरे को पूरक मानते हैं। उनके अनुसार मन का डर बड़ा ही खतरनाक है। डरा व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, अतः निर्भय होना ही मनुष्य की प्रगति का कारण बनता है।
इस प्रकार लेखक ने अपने कई मूडों का प्रदर्शन इस डायरी के अंश में किया है, जिसका अनुभव पाठकों को सहज ही होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, अभी भी टाइम है। प्रश्न संख्या 10 से अर्थ स्पष्ट करें। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। उत्तर हो जाएगा, लेखक मलियज ने अपनी डायरी में एक कलाकार की मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत पंक्ति में की है। लेखक का कहना है कि एक कलाकार के लिए जरूरी है उसके दिल में आग हो, उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। साथ ही एक कलाकार दिमाग से शांत प्रकृति का होता है। एक कलाकार के लिए ठंडे दिमाग का व्यक्ति होना जरूरी है। एक कलाकार का सही चित्रण लेखक ने यहाँ किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 आता है। चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था? उत्तर में लिखेंगे आप लोग, चित्रकारी की किताब में लेखक ने यह रंग सिद्धांत पढ़ा था कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। 11 जून 78 यानी कि 1978 है यहाँ पे। ठीक है, 78 कहने का मतलब 1978 से है कि डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है, अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, शब्द और उसके अर्थ किसी भी रचना के मापदंड है। यदि शब्द अलग हो, उनके भाव कुछ और हो उनके भाव कुछ और तो यह लेखक का पांडित्य को दर्शाता है, परंतु सामान्य पाठक लेखक की बात को नहीं समझ पाता है। ठीक है, बात करें आगे की तो डायरी में चूंकि लेखक अपने यथार्थ की बात लिखता है, इसलिए शब्दों और अर्थों में तटस्थता कम रहती है। इस कारण डायरी लिखना कठिन भी है। यदि अर्थ शब्द के साथ चलते हैं तब रचना सामान्य जन की होती है, हालांकि उसका विस्तार सीमित होता है जो रचना की उत्पत्ति का आदि स्रोत है। आगे यहाँ पे यदि अर्थ और शब्द साथ साथ नहीं चलते हैं तो रचना एक उन्मुक्त आकाश की भांति हो जाती है, जिसमें पाठक उसे अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार समझता है। प्रश्न संख्या 13 आता है। रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे ज़रूरी बताता है? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, दस्तावेज रचना के लिए जरूरी कच्चा माल है। दस्तावेज वे तथ्य हैं जिनके आधार पर किसी रचना का जन्म होता है। वे सारी घटनाएं परिस्थितियों, देखिए परिस्थितियों लिखे हैं तो परिस्थिति में ही यहाँ पे ख़त्म हो गए, यानी कि इसके आगे नहीं लिख सकते तो उसके आगे इस तरह से साइन देके उसके आगे यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखेंगे, हमारे जीवन का भोग अनुभव दस्तावेज के घटक हैं और रचना के कारक। बिना दस्तावेज की रचना का हमारे जीवन से कोई सरोकार ही नहीं है, इसलिए रचना का कोई मोल नहीं है। इस तरह रचना के लिए दस्तावेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, रचना हमारी सोच की एक क्षितिज प्रदान करती है। ये एक माध्यम है उन परिस्थितियों से जूझने का। दस्तावेज परिस्थितियों, घटनाएं या अनुभव होती है, इसलिए इन्हें केवल परिष्कृत दिमाग ही पहचान पाता है। लेकिन जब यही रचना का रूप ले लेता है तब यह जन के लिए होता है। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे, लेखक अपने किस डर की बात करता है? इस डर की खासियत क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हम अपने शब्दों में लिखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी लिख सकते हैं। उत्तर में हो जाएगा, लेखक मलियज डायरी में दो तरह के डर की बात करता है। पहला देखिए अंडरलाइन किया गया है, पहला डर है आर्थिक और दूसरा डर है सामाजिक प्रतीक्षा का डर। लेखक अपने प्रियजनों को खोने का डर आर्थिक तंगी की वजह से बताने के लिए बड़ी चतुराई से बीमारियों का सहारा लिया है। वह कहता है कि मैंने अपने प्रियजनों के बीमार हो जाने की बात सोचकर भय से काँप उठता है। इलाज की व्यवस्था का डर उसे भयानक तनाव में ला देता है। किसे? तो लेखक को, मलियज को। दूसरे डर में लेखक ने चतुरतापूर्वक समाज में बढ़ते अपराधों का जिक्र किया है। वह कहता है कि यदि कोई प्रियजन संभावित घड़ी तक नहीं है तो मन अनजानी अप्रिय आशंकाओं से घिर उठता है। इस डर की खासियत यह है कि मन की कमजोरी इस डर का कारक है। मन की कमजोरी ही सामाजिक और आर्थिक अपराधों की जड़ है। तो हम लोग को मन से कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए।
तो ये देखिए, बात बात में अभ्यास प्रश्न तो खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग कुछ भाषा की बात भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं। आपको प्रकृति बताएं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ठीक है, व्याकरण से भी वीडियो आने वाली है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कम है यहाँ पे। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। उत्तर में हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। ख है यहाँ पे, हवाओं में ये कैसी महक है। उत्तर में हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ग है यहाँ पे, आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तो उत्तर में हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। घ है यहाँ पे, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। तो इसमें हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। ओके। और है यहाँ पे, सुरक्षा डायरी में भी नहीं। उत्तर में हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। च है यहाँ पे, मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं। यह अर्थ। उत्तर में हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। दूसरा है यहाँ पे, नीचे लिखे वाक्यों को सरल मिश्र एवं संयुक्त वाक्यों को छाटें। कह यहाँ पे, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। तो ये हो जाएगा उत्तर में संयुक्त वाक्य। ठीक है। ख है यहाँ पे, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ग है यहाँ पे, सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। उत्तर में हो जाएगा सरल वाक्य। घ है यहाँ पे, कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे वारजे तक आती है। उत्तर में हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों की प्रकृति बताएं। यहाँ पे देखिए, शब्द दिए गए हैं जिसमें स्फुट का हो जाएगा तद्भव, मौसम का विदेशज, निहायत का विदेशज, गुलदान का विदेशज, संयत का तत्सम। ठीक है। संयत का तत्सम, रुदन का तद्भव, आ का तद्भव, मेड़ का देशज, जर्द का विदेशज, मह का विदेशज। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे है स्फूर्ति का तद्भव, गुंजाइश का विदेशज, चढ़ाई का देशज, सत्य का तत्सम, यथार्थ का पता नहीं, सुरक्षा का तत्सम, रिश्ता का विदेशज, मुश्किल का विदेशज और घोषणा का तद्भव। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं। ये तो समाप्त हो गया। जो स्टूडेंट्स किताब नहीं किन पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे शब्द निधि की भी सुविधा दी गई है लास्ट में। ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पूछ देगा कि सर सब्ज का मतलब क्या होता है, तो हरा भरा, हरी चमक, उत्साह, गैलरी, जुड़ाव। 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा, जो सही होगा आपको टिक करना होगा। तो ऐसे प्रश्न भी 2-3 ऑब्जेक्टिव देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, सर सब्ज का मतलब होता है हरा भरा, हरिताभा का मतलब होता है हरी चमक, स्फुट का मतलब होता है दबी दबी, पूरी तरह प्रकट नहीं। स्फुट का मतलब होता है आग से तुरंत न जलने वाली लकड़ी। जर्द का मतलब होता है पीला। चिलक का मतलब होता है सूख कर फटने की आवाज़ या स्थिति। बेजार का मतलब होता है परेशान या फिर बदहाल। ताप का मतलब होता है उत्साह। बारजे का मतलब होता है गैलरी। संपृक्ति का मतलब होता है जुड़ाव, संपर्क से बना शब्द। आदि स्रोत का मतलब होता है मूल स्रोत। और प्रस्फुटन का मतलब होता है खिलना। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाकर सिंपल सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो इसके आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पाठ 12 और 13 का और काव्य खंड के संपूर्ण व्याख्या का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।